नमस्कार। इस वीडियो में हम आपके समक्ष उपस्थित इस पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले जान ले यह पद्यांश आया कहाँ से है। तो पद्मावत काव्य ग्रंथ के सिंघल द्वीप खंड से यह पद्यांश उद्धृत है, जिसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए सबसे पहले पद्यांश को पढ़ते हैं। पूछा राजे कहूँ गुरसुआ, ना जानो आज कहाँ दहु उआ। पवन बास शीतल लैयावा, कया दहत चंदन जनलावा। कबहु न ऐस जुड़ान शरीरु, परा अग्निमह मलय समीरु। निकसत आओ किरण रवि रेखा, तिमिर गए निर्मल जग देखा। उठे मेघ अस जानहु आगे, चमकै बीज गगन पर लागे। तहि ऊपर जनु शशि परगासा, औ सो चंद कजबची गरासा। और नखत चहु दिस उजियारे, ठावहि ठाव दीप दस बारे। तो ये है पद्यांश। अब इसके बारे में इसका सबसे पहले हम देखेंगे संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश अवधी भाषा के महान कवि मलिक मोहम्मद जायसी के सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पद्मावत के सिंघल द्वीप खंड से उद्धृत है। पद्मावत का रचना काल लगभग 1540 के आसपास ठहरता है, जिसमें कवि ने राजा रतन सेन नामक ऐतिहासिक पात्र को लेकर इस काल्पनिक काव्य की सृष्टि की है, अर्थात इसे रचा है। पद्मावत मानवीय प्रेम, करुणा, उत्साह और त्रासदी को निरूपित करने वाला काव्य ग्रंथ है। तो इस प्रकार ये रहा संदर्भ। इसको हम थोड़ा बड़ा कर रहे हैं ताकि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ सके। वैसे तो इसको हम सिर्फ 2 लाइन में भी कंप्लीट कर सकते थे। जैसे प्रस्तुत पद्यांश अवधी भाषा के महान कवि मलिक मोहम्मद जायसी के सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पद्मावत के सिंघल द्वीप खंड से उद्धृत है। इतने में अपना काम हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पे 3 लाइनें बढ़ाई ताकि थोड़ा सा और इफेक्टिव हो सके। अब बात करते हैं प्रसंग पर। पद्मावत के सिंघल द्वीप खंड में उद्धृत इस पद्यांश में पद्मावत के सिंघल द्वीप खंड से उद्धृत इस पद्यांश में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने राजा रतन सेन के सिंघल द्वीप पहुंचने पर वहां की यथास्थिति को लेकर राजा के मन में जो उत्साह है, उसकी प्रसन्नता का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। राजा रतन सेन अपने गुरु हीरामन तोते से कहते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो प्रेम आख्यानक काव्य रहा है निर्गुण भक्ति के अंदर, निर्गुण काव्य परंपरा के अंदर जो सूफी काव्य रहा है, इसमें गुरु की महत्ता बताई गई, लेकिन वह गुरु कोई भी हो सकता है। जैसा कि यहां हम देखते हैं गुरु के रूप में तोता यहां पर उपस्थित है। तो ये रहा प्रसंग, ठीक है। अब प्रसंग के बाद बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। व्याख्या कैसे करेंगे देखते हैं। पूछा राजे कहूँ गुरसुआ, ना जानो आज कहाँ दहु हुआ। राजा रतन सेन ने गुरु सुगा, अर्थात उस सुगा मतलब तोता, राजा रतन सेन ने हीरामन तोते से पूछा, ना जानो आज कहाँ दहु हुआ, कि हे तोते, हे हीरामन, आज पता नहीं कहां पर दव हुआ था, सूर्य उगा है, अर्थात दिन निकला है, कि हम लोग आज कहां पहुंच गए हैं। पवन बास शीतल लैयावा, कया दहत चंदन जनुलावा, अर्थात जो शीतल हवा, शीतल समीर चल कर आ रही है यहाँ पर, वहां की स्थिति का वर्णन यहाँ पर राजा रतन सेन और हीरामन तोते के संवाद के माध्यम से होता है। कि रतन सेन कहते हैं, पवन बास शीतल लैयावा, कया दहत चंदन जनलावा, कि जो शीतल समीर, शीतल पवन आ रही है, वो इस दहकते शरीर को, जो प्रज्वलित शरीर है, इस पर चंदन के समान शीतलता लपेटते हुए चली जा रही है, अर्थात इस पर चंदन लेपित कर दे रही, इस प्रकार शरीर को शीतल कर रही है। कबहु न ऐस जुड़ान शरीरु, जुड़ान मीन्स ठंडी, शीतल, शरीरु मतलब शरीर। कबहु न ऐस जुड़ान शरीरु, परा अग्निमह मलय समीरु, कि कभी भी शरीर को ऐसी शीतलता प्राप्त नहीं हुई जैसी कि आज प्राप्त हो रही है, जैसा कि आज हमें इस पवन की शीतलता, यहाँ पर इस समीर की, यहाँ की समीर की शीतलता मिल रही है। परा अग्निमह मलय समीरु, यह इस प्रकार है कि जैसे आग में मलय पर्वत से आती हुई समीर आग में आकर मिल जा रही है और उसे शीतल कर दे रही है, इसी प्रकार ये हवाएं मेरे तन को, मेरे शरीर को शीतलता प्रदान कर रही हैं।
निकसत आओ किरण रवि रेखा, तिमिर गए निर्मल जग देखा। कि जब सूर्योदय हुआ, निकसत आओ किरण रवि रेखा, अर्थात रवि रेखा मतलब सूर्य की किरणें जब उदित हुई और तिमिर अर्थात अंधकार गायब हुआ, तो वहां का निर्मल जग जो सिंघल द्वीप का दृश्य है उसको राजा और तोते ने, हीरामन तोते ने, दोनों ने देखा। इसका वर्णन राजा करता है कि निकसत आओ किरण रवि रेखा, तिमिर गए निर्मल जग देखा। कि जैसे ही रवि रेखा था, सूर्योदय हुआ, यहाँ का जो अंधकार था वो मिट गया और जो निर्मल सुहावना संसार है, यहाँ का एक जगत है अर्थात सिंघल द्वीप है, ये दिखाई पड़ा। उठे मेघ अस जानू आगे, ऐसा लग रहा है कि सामने मेघ उठ रहे हैं अर्थात बादल छाए हुए हैं। चमके बीज गगन पर लागे, बीज मतलब बिजली, और ऐसा लग रहा है कि बादलों के ऊपर बिजली चमक रही है। ते ही ऊपर जनु शशि परगासा, और उसके ऊपर ऐसा लग रहा है, शशि मतलब चांद, ऐसा लग रहा है उसके ऊपर चांद का प्रकाश छाया हुआ है, कि उसके ऊपर चांद का प्रकाश फैला हुआ है। और सो चंद कचपची गरासा, और यह चांद जो है यह कृतिका नक्षत्र का चांद है, जो कि चारों तरफ प्रकाशमय, पूरा संसार को प्रकाशमय किए हुए है, इस धरा को प्रकाशमय किए हुए है। तो यहां पर हम देखते हैं किस प्रकार यहां पर अपने को देखने को मिलता है कि एक तरफ तो सूर्य उगा है, दूसरी तरफ चांद भी उग गया है। तो यहां हम अंतर्द्वंद देखते हैं चीजों का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। ते ही ऊपर जनु शशि शशि परगासा, और सो चंद कचपची गरासा। इसका अर्थ हमने देखा, अगली अंतिम लाइन पर चलते हैं। और नखत चहु दिस उजियारे, ठाव ही ठाव दीप धसबारे। और जो नक्षत्र हैं अर्थात जो सितारे हैं, तारे हैं, ये इस तरह जल रहे हैं जैसे किसी ने दीपक जला दिया हो, अर्थात किसी ने समस्त आकाश को, समस्त संसार को दीपों से भर दिया हो। इस प्रकार यहाँ का जो ये धरा है, जो ये स्थान है, ये इस प्रकार सुशोभित हो रहा है। इसका यहाँ पर हमने इस पद्यांश का भावार्थ देखा। अगर इस पर विशेष टिप्पणी करने को कहा जाए तो भाषा की बात करेंगे। सबसे पहले भाषा जो है इसकी अवधि है, जो कि तुलसी से भिन्न भाषा है, और यह लोक भाषा के अत्यंत करीब ठेठ अवधि भाषा है, जिसमें ललित, मधुर और सुबोधता का गुण विद्यमान है, अर्थात ललित, मधुर और सुबोध ठेठ अवधि भाषा है, और व्याकरण के अनुकूल है। इसमें कुछ अप्रचलित अवधि के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, जैसे हम इसमें कुछ दे सकते हैं, जैसे कि उवा, और हमने देखा था इसमें बीज, थस। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो शब्द हैं ये अप्रचलित हैं अवधि में भी। ठीक है, तो प्राचीन अवधि का प्रयोग यहाँ पर कुछ देखने को मिलता है। और दूसरा पॉइंट टिप्पणी में रहस्यवाद का वर्णन है, कि वहां पर राजा रतन सेन के माध्यम से कवि ने रहस्यवाद का वर्णन किया है, कि राजा रतन सेन को जो जिज्ञासा है वहां उस स्थान को लेकर, वह जिज्ञासा, और उस जिज्ञासा को लेकर, वहां की स्थान की स्थिति को देखकर, उस रहस्यवाद को देखकर उनके मन में जो आनंद उत्पन्न हो रहा है, उस चीज का वर्णन यहाँ पर काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। तो ये रहा इसका संपूर्ण भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, सब कुछ यहां पर हमने देखा। पद्मावत की बात करें अगर, तो इसकी रचना लगभग 1540 के आसपास हुई थी। ठीक है, इसमें सर्वनामों, अव्ययों और विभक्तियों का इनके काव्य में प्रायः लोप है, यानी कि जो पद्मावत है इसमें इन चीजों का लोप है। कहावतों और लोकोक्तियों का प्रयोग इसमें किया गया है, अपने को देखने को मिलता है। इतनी चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं, जितना अभी तक बताया गया है इससे पहले टिप्पणी तक उतना आप लिख देंगे तो आपका बेहतर तरीके से व्याख्या खंड हो जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।